Hi everyone, this is chapter first, class 10th, Geography, Resource and Development. So इस चैप्टर में अपन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे. सो बेसिकली रिसोर्स है क्या. रिसोर्स लाइक अपने आसपास जो अपने सराउंड जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं वो सारी रिसोर्स में काउंट होती है. बट कंडीशन ये है कि वो अपने लिए कैसे यूज़फुल है, देन क्या अपन उस तक पहुंच सकते हैं ना, अपना रीच होना चाहिए वहाँ तक. लाइक वाटर, फॉरेस्ट, सॉयल, विंड, एनिमल्स एंड वॉट एवर थिंग्स अवेलेबल सराउंड अस, वो सब रिसोर्स हैं. सो बेसिकली इसकी एक डेफिनेशन है रिसोर्स की. वो ये है कि ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है. मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनका टेक्निकली किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं ये, और हम इनको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं. एक एज लाइक जैसे अपन इसमें रीड करेंगे कि रिसोर्स की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एवरीथिंग अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. ये जो टर्म है वो लाइक एज ए डेफिनेशन है, वो अपन रिसोर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे बता रखी है. सो ये बेसिक ये टर्म रिसोर्स की है, जो स्पेलिंग है जो बताती है कि हमें लाइक जो सारी चीज़ें जो अपने आसपास अपने सराउंड अवेलेबल हैं वो रिसोर्स हैं. सो अब अपन नेक्स्ट ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसोर्स है वो इनके टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है. बेसिकली ये तो हो गया रिसोर्स की एक तरीके से डेफिनेशन. अब उसके क्लासिफिकेशन अपन ने उसको 4 टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया है. ऑन द फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. सो लाइक अब फर्स्ट क्या है, बेस ऑफ ओरिजिन मीन्स बायोटिक और अबायोटिक. जो चीज़ें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग हो गई तो बायोटिक हो गया, और नॉन लिविंग थिंग हो गई वो अबायोटिक हो गई. इनको अपन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो ओरिजिन के बेस पे हो जाता है रिसोर्स. सेकेंड थिंग है जो बी है वो बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे अपन लास्ट 8 क्लास में भी पढ़ा है अपन ने कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. अच्छा, तो रिन्यूएबल में क्या होता है कि जिस चीज़ों को अपन रिन्यू कर सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल में भी जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सारी चीज़ें. और रिन्यूएबल में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जो एक रिन्यूएबल में हो गया. देन सी ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप पे रिसोर्स का सीधा सा मीनिंग है कि इंडिविजुअल जो अपना खुद का है, फॉर एग्जांपल वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, ये एक रिसोर्स है मेरा जो यूज़फुल होता है, जो मेरा पर्सनल है. एंड कम्युनिटी का जो एक अपनी पूरी कम्युनिटी का होता है उसे कम्युनिटी का रिसोर्स बोलते हैं. एंड देन नेशनल, जिस पे पूरे कंट्री का राइट होता है. जैसे आपने देखा होगा कि सी में भी 12 नॉटिकल मील तक अपना एरिया रहता है, अपना रीजन रहता है, कंट्री का राइट रहता है वो. देन इंटरनेशनल में हो गया कि जो पूरे वर्ल्ड के लिए रिसोर्स है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया. इन्वायरमेंट इशू एक किसी एक कंट्री का नहीं होता है या फिर किसी एक स्टेट का नहीं होता है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड है और पूरे वर्ल्ड के लिए होता है वो. सो ये इंटरनेशनल हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अच्छा, डेवलपमेंट के बेस पे क्या हो गया, देन आप देखते हैं पोटेंशियल कि अपने पास पोटेंशियल कितना है, जिससे अपन कितना डेवलप कर सकते हैं, अपने पास कितना रिसोर्स है, एंड देन उसको डेवलप कितना कर सकते हैं. फिर अपने पास पोटेंशियल एंड डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व स्टॉक. जैसे अपने पास रिजर्व कितना है और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. हो सकता है ना कि जैसे लाइक अपने पास अगर नॉर्थ ईस्ट की अपने नॉर्थ वेस्ट की बात करें इंडिया में, तो जैसे अपने पास पूरा सा मैदान है मतलब रेगिस्तान का, तो अपन सोलर सोलर लाइट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे एक तरीके से. बट वही है ना कि उसके लिए अपने पास इतना पोटेंशियल भी होना चाहिए, अपन उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं. तो ये अलग अलग डेफिनेशन हो गई, पोटेंशियल की हो गई, डेवलपमेंट की हो गई, और उनको रिजर्व की हो गई. तो ये बेसिकली एक तरीके से डेफिनेशन है जिसमें फर्स्ट अपने को एक ये ध्यान रखना है कि रिसोर्स क्या है, देन फिर अपने को रिसोर्स का क्लासिफिकेशन याद रखना. एक जो टेबल बना रखी है रिसोर्स, जैसे नेचुरल हो गया, ह्यूमन हो गया. नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. तो ये एक तरीके से बना रखा है. नॉन रिन्यूएबल में जैसे रिसाइकल बिन, मेटल्स, नॉन रिसाइकेबल फ्यूजल एंड फ्यूल्स. ओके, सो एक तरीके से आपको ये थोड़ा सा आइडिया रखना है.
देन नेक्स्ट थिंग हो गया अपना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अपन डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये अपना क्वालिटी लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है हमें। और ये कौन सी चीज़ें इसको जैसे ख़त्म कर रही है। फॉर एग्जांपल डिप्लेशन होता है। डिप्लेशन होने का रीज़न होता है कि कुछ लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, कुछ लोगों की रीड के लिए रिसोर्स कुछ लोगों के हाथ में होता है। जैसे सोसाइटी में भी देख सकते हैं अपन, एक स्टेट में हो सकता है, कंट्री में हो सकता है। तो एक तरीके से ये रीज़न होता है ना, प्रॉब्लम जहाँ क्रिएट होती है। ये फॉलोइंग मेजर्स इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ होता है इसका, ये मेजर प्रॉब्लम्स है अपने लिए। Second thing है accumulations resource and favors, which in term divided the society into two segments, have nots और rich and poor। ये सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कुछ लोगों के पास रिसोर्स है वो तो रिच हो जाएंगे, देन जिनके पास नहीं है वो पुअर हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अपन एक बड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो अपना है, indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environment pollution and loud degradation। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मतलब किस तरीके से चीज़ें हो रही है। पहला तो हो गया डिप्लेशन, सेटिस्फाइंग कुछ लोगों की, तो कुछ लोगों के पास होता है। सेकंड हो गया कि सोसाइटी में इसमें टू सेगमेंट में बढ़ गया कि कुछ लोगों के पास रिसोर्स है, कुछ के पास नहीं। थर्ड हो गया इंडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लोइटेशन करना इसका। जैसे ग्लोबल अगर अपन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का इशू अपन देख रहे हैं, ओजन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, एंड देन लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। वो बहुत, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत स्लो होती है बट इनके इफेक्ट बहुत बुरे होते हैं मतलब। अच्छा, तो यहाँ पे अपन एक और चीज़ देखेंगे कि अब इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए एक टर्म निकल के आती है। जैसे लाइक क्या होता है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म निकल के आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग सीधा सा ये होता है कि अपन इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसका मीनिंग होता है कि शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अपन इसमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, जिस वजह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। देन डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि अपन फ्यूचर की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और प्रेजेंट में इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे नहीं। सब तरीके से प्रेजेंट का भी अच्छे से देख रहे हैं, देन फ्यूचर का भी देख रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग यही होता है कि अपन किस तरीके से फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए कि हमें फ्यूचर में भी ज़रूरत होगी, एंड और ये भी देखना है कि प्रेजेंट में भी हमें उसको यूज़ करना है। तो ये जो एक टर्म निकल के आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अच्छा, ये जो टर्म आई है वो एक जैसे अर्थ समिट हुआ है 1992 में, ये हुआ है ब्राज़ील में। ब्राज़ील की एक सिटी रियो डे जेनेरियो, उनमें 1992 में हुआ था, जहाँ 100 कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ थे और उन्होंने मिल करके इसको ऑर्गेनाइज़ किया। एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट है ये, जिसमें 1992 में हुआ था। अच्छा, द कन्वे द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। अच्छा, ये पूरे वर्ल्ड के लिए हुआ था। ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपन सब, तो उस वजह से इसमें क्या करना था वो। अच्छा, लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स the global forest principle and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। अब अपन ने यहाँ पे एक चीज़ अडोप्ट की, एजेंडा 21, जो 21st सेंचुरी में किस तरीके से अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वहाँ अपन ने प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए, 21st प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए। ओके, एजेंडा 21 इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स। ये एक तरीके से डिक्लेरेशन साइन है वर्ल्ड लीडर्स का इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCD, विच टुक प्लेस एट रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये किसको अचीवमेंट करना होता है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। इट इज़ इन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, poverty disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibility। अच्छा, इसमें ये है ना कि ये अपनी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये म्यूचुअल नीड पे बेस है, और ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है एक तरीके से। अच्छा, इसमें होता है एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओवन लोकल एजेंडा। और इसका सीधा सा सिंपल सा रूल ये है कि सारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो सब अपने अपने हिसाब से एक तरीके से एजेंडा 21 क्रिएट करेंगे, और उसमें सस्टेनेबल किस तरीके से अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अच्छा, इसमें ये चीज़ नहीं है सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से
It is an agenda to combat environmental changes, poverty dishes through global cooperation over common इंटरेस्ट. मतलब एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो जो प्रॉब्लम इश्यूज फेस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड इसमें 21 थिंग्स पे ये सब्जेक्ट एक तरीके से इसको बनाया गया है. और मेन इसमें है एनवायरनमेंट से रिलेटेड. जो पहला ये अर्थ समिट हुआ था 1992 में ब्राज़ील रियो डे जेनेरियो, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए. अब अच्छा, रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे अपन. Planning, it is a widely accepted strategy for judicious uses of resource. It has important in a country like India, which has enormous diversity in the available of resource. There are regions which are rich in certain types of resource but are deficient in some other. Okay, so resource में भी ऐसा है कि like इंडिया में कुछ रीजन्स में तो बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छा है, मतलब सर्टेन टाइप्स के रिसोर्स हैं जहाँ पर तो अपन देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही है और कहाँ कहीं पे बहुत कम है. फॉर एग्जांपल अगर अपन देखते हैं ना कि रिसोर्स एंड देर आर सम रीजन्स विच हैव acute shortage of some vital resources. For example, the state Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. तो ये particular reason है, वो तो minerals और coal में बहुत ज़्यादा rich है. Then Arunachal Pradesh has abundance of water resource but lacks in infrastructure development. तो अरुणाचल प्रदेश में अपन देख सकते हैं पानी तो बहुत ज़्यादा है पर इंफ्रास्ट्रक्चर का के हिसाब से अगर अपन वहाँ पे चीज़ें देखें तो वो इतना मतलब डेवलप नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिया का जो पार्ट है अपना. And the state of Rajasthan is a very well endowed with the solar and wind energy, but lacks of water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It is a very rich culture heritage, but it is a deficient in water infrastructure and some vital minerals. This call balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. ओके तो इस तरीके से हम उसको किस तरीके से मतलब बैलेंस करके प्लानिंग करके नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे अपन इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एक तरीके से. ओके, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. अच्छा, अगर अपन इंडिया के हिसाब से पूरा उसको प्लानिंग करेंगे तो किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे. तो पहला आइडेंटिफिकेशन. ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. दिस इन्वॉल्व सर्वाइंग मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स. कुछ तरीके से अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे और क्या क्या उसमें अपन सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटेटिव देखेंगे उसको कितना है, क्वांटिटी किस हिसाब से है और एस्टीमेट देखेंगे मेजरमेंट कर कर. सेकेंड चीज़ जो अपन उसमें देखेंगे वो इवॉल्विंग a mapping structure endowed with the appropriate technology, skill and institutional setup for the implementing resource development plans. Okay, and then third है matching the resource development plans which overall national development plans. ये third हो गया. India has made concerted efforts for the achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launch after independence. इंडिया ने जो थर्ड वाला मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशन एंड डेवलपमेंट प्लान. अच्छा, इसमें क्या होता है कि अपन जो भी चीज़ें करेंगे वो ओवरऑल पूरी कंट्री के हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है और ओवरऑल इंडिया में किस तरीके से इसका एडवांटेज मिलेगा. Concentrate offers in achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launch after independence. The availability of resource is necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in. ये हो गया. टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल में हिंडर डेवलपमेंट. देर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स बट दिस आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स on the country. There are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. तो कुछ reasons है रिसोर्स तो है बट इकोनॉमिकली इतना डेवलपमेंट नहीं है. एंड देन कुछ रीजन्स है जहाँ पुअर तो है रिसोर्सेज बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप. वो हो गया. The history of colonization reveals that rich resource in colonies were the main attraction for the foreign inventors. तो ये तो चीज़ अपन जानते हैं कि जहाँ पे अगर लाइक फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी अट्रैक्शन का मेन पॉइंट वही रहेगा. आज भी अगर अपन देखते हैं इंडिया में कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स या जो एमएनसीज डेवलप है या फिर जो अपना इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्रीज़ वगैरह स्टेबलाइज करते हैं तो वो अपने लिए एक बेस्ट लोकेशन चूज़ करते हैं. ओके, देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. तो इनका अपन कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से इनको बना सकते हैं. और
ये एक जैसे लाइक हो गया कि रिसोर्स आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू द सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो हम जब भी उसको कंजर्वेशन करेंगे तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अदरवाइज अगर अपन उसका यूटिलाइजेशन ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे और इरेशनल कंजप्शन करेंगे तो उसके कहीं ना कहीं वो हार्मफुल है, अपने लिए भी हार्मफुल है, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, और ये एक बड़ा इशू है अपने लिए। ओके, देन अदर थिंग इज़ लाइक लैंड रिसोर्स। जो पूरे इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है वो अपना 3 पार्ट में डिवाइड है, प्लान्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू। जो प्लेन एरिया वो 43% है, माउंटेन है 30% है, प्लेट्यू वाला है वो 27% है। अब इस ये जो पूरा एरिया है अपन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउएवर लैंड इज इन एसेट्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इज इम्पोर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुल प्लानिंग। तो अपन उस पूरे जोग्राफिकल जो फीचर्स है अपना उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यू में, जहाँ पे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट वेज से। और इसको अपन जैसे लाइक जैसे इंडिया का वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स में देखेंगे, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन जो एरिया आइलैंड वाला अबाउट 43% है। ओके, 43% इज प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। माउंटेन्स वाला हो गया अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो ये 30% एरिया टोटल जो अपनी को ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता है टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। देन रेस्ट ऑफ 27% एरिया वो कंट्रीज द प्लेट्यू रीजन है। इट इज़ पजेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट वाला रीजन हो गया। ओके, अदर है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, फॉरेस्ट हो गया। अच्छा, अब अपन ये जो अपना पूरा लैंड यूटिलाइजेशन है वो जैसे लाइक अपन देखेंगे कि फर्स्ट जो फॉरेस्ट में यूज़ हो रखा है इसका, सेकेंड है लैंड अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए फॉर, क्योंकि इसको भी अपन ने 2 पार्ट में ए और बी, वन हो गया है वेस्ट लैंड जो, सेकंड बी में लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग बन गई, रोड्स बन गए, फैक्ट्रीज बन गई है, तो वो वैसे यूज़ नहीं हो रहा, उसमें नॉन एग्रीकल्चर हो गया वो। अदर कल्टिवेटेड लैंड में जैसे अपन देखेंगे परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हो गया, जहाँ पे एग्रीकल्चर होगी नहीं। सेकेंड बी हो गया लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नॉट सोन एरिया में काउंट नहीं होता ये। जो लैंड अंडर मिसलेनियस जहाँ पे मतलब छोटे बड़े पेड़ पौधे हो गए, झाड़ी वाले वगैरह, ये सारे। कल्चर लेवल वेस्ट लैंड, यहाँ पे अपन देखते हैं कि अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स से, जहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। देन फेलो लैंड्स, अब फेलो में भी अपन दो, एक करंट फेलो एंड अदर देन करंट फेलो। तो करंट फेलो में विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 ओवर लेस देन 1 ईयर एग्रीकल्चर, जहाँ 1 या 1 साल से कुछ नहीं हुआ है। देन अदर देन करंट फेलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड में क्या था, 1 से 5 साल के बीच में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हुई है वो कम हुई है, मतलब एक तो हो गया 1 साल से, एक 5 साल का, तो एक वाला है वो करंट में आएगा और वो जो 1 से 5 साल वाला होता है वो अदर देन करंट में आएगा। Net sown area, the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as a net sown area. Area sown more than the ones in an agriculture years plus net sown area is a noun in gross crop area. जो हार्वेस्टेड इन नाउन इज अ नेट सोन एरिया होगा इसमें। फिजिकल एक्सटेंट फॉर लैंड, इसमें अपन देख सकते हैं नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नाउन इज अ नेट सोन एरिया, जहाँ हार्वेस्टेड की जो होती है ना एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, जहाँ पूरे साल में मतलब एक ही बार होती है ईयर, प्लस नेट सोन एरिया इज नाउन इज अ ग्रोस क्रॉप एरिया, तो पूरे साल में जैसे एक ही फसल होगी वैसे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, द यूज ऑफ लैंड इन डिटरमाइन बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोयल टाइप, एज वेल एज ए ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकली कैपेसिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल। ये इसमें आ गया लैंड यूज पैटर्न किस तरीके से होगा, टोपोग्राफ, क्लाइमेट, सोयल, रिसोर्स एंड डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैप्चर। अच्छा, यहाँ पे एक मैप बता रखा है जहाँ पे बता रखा है कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2023 में जो बता रखा है कि ये अपडेटेड है, एक तो 1960-61 का और एक 2019-20 का है, जो बता रखा है 45% और 45.62%। जो
लैंड एरिया अपना फॉरेस्ट का वो 18% था 1960 में, और जो 23% है वो अभी 2029 का है। मीनिंग है कि उस पहले के कंपेयर में अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। बट रीज़न ये है कि पूरा जो अपना जोग्राफिकल एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें अपन 93% का ही अपन सर्वे कर पा रहे हैं जोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग द मोस्ट नॉर्थ ईस्ट इज असम हैज़ नॉट बिन डन फुली। मोर एवर सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव आल्सो नॉट बिन सर्वे। तो चाइना वाला भी नहीं हुआ है। तो ये ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे बता रखा है, तो अपना फॉरेस्ट वाला जो होना चाहिए वो एक तरीके से 33% होना चाहिए, बट अपने पास अभी 23% पार्ट पे फॉरेस्ट हैं। तो ये मतलब एक डिज़ायर मतलब एक तरीके से होना चाहिए 33% एरिया। ओके। The land under permanent pasture has also decreased. How we are able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Most of the other plant the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. The pattern of net sown area varies greatly from one side to another. It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana. जिसे पेटन नेट्स वन एरिया स्टेट ऑफ अनोदर, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग है। जैसे 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, और जहाँ पे इतना यूज़फुल होता है, और 10% भी 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट एक तरीके से कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके। और अपन यहाँ देख सकते हैं 3 years, एंड इफ दिस आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, देन द परसेंटेज ऑफ NSA इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। ये उस टाइम का है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिजायर्ड एरिया 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है, बट अभी अपने पास प्रेजेंट में 23% है जो 2019-20 के अकॉर्डिंग। तो अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 के अकॉर्डिंग अपने पास होना चाहिए 33%। अच्छा, उसके बाद अपन आगे देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन की कौन कौन से कॉजेज़ हैं, किस किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब we have shared our land with the most generations, and we'll have to show with the future generation too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. तो ये एक बहुत लाइक 95% ऑफ बेसिक नीड्स अपन फुलफिल करते हैं अपनी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रोट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, बट हैव एग्रीवेटेड द पीस ऑफ नेचुरल फोर्स टू कॉज डैमेज टू लैंड। तो कुछ नेचुरल फोर्स की वजह से भी ये डैमेज होता है, बट सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज लाइक डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, हैव कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट इन द लैंड डिग्रेडेशन। तो ये थ्री मेन रीजंस हैं, जैसे ओवर ग्रेजिंग हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, माइनिंग हो गया। वो अब इसमें भी पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग एक तरीके से वो होता है लैंड डिग्रेडेशन का। जैसे इसमें भी अलग अलग रीजन में अलग अलग एरिया में ये हो गया है। जैसे अपन देखेंगे कि लिविंग डीप स्केर्स एंड टेरेस ओवर बर्डिंग ओके इन स्टेट्स लाइक झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। डिफोरेस्टेशन ड्यू टू द माइनिंग हैव कॉज्ड सब लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे ये रीज़न है। ओके, इन द स्टेट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न है ओवर ग्रेजिंग। इन अदर स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ओवर इरीगेशन is responsible for land degradation due to the water logging leading to the increase in salinity and ये एक रीज़न हो गया। ऑर्गेनिटी इन द सॉइल, द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ द लाइमस्टोन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड द सोपस्टोन फॉर द ceramic industries generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. तो कुछ ये भी रीजंस होता है जैसे अपन नॉर्थ वाले पार्ट में देखने को मिलता है, बट मेनली आपको ये 3 तो याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, मतलब बिल्कुल।
ओके, देन लाइक अब अपन देखेंगे substitution dunes by the growing terms versus some of the methods to check the degradation inheritance या proper management of wasteland. अच्छा, ये वो रीज़न तरीके हैं जिनसे अपन प्रॉपर मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एंड सबर्न एरियाज. तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे अपन इसको रोक सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को. सोयल एज ए रिसोर्स में अपन देखेंगे कि सोयल भी अपने लिए इज इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट different types of living organisms on the earth. The soil is a living system. ये अपने लिए एक living system है. It takes million of years to from soil up to a 5 centimeter in depth. Relief, parent rock over bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil variations. Forces of nature such as changes in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc., contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic, humans and inorganic materials on the basis of factors responsible for the soil formation: color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soil of India are classified in different ways. तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सोयल फॉर्मेशन के लिए. आप इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपका सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी सॉइल फॉर्मेशन के लिए. तो पहली चीज़ है कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती है उसके फॉर्मेशन में. तो इंडिया में वेरी रिलीफ फीचर्स है लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, रियल्स एंड द वेजिटेशन टाइप्स. दिस हैव कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें अपन पहले देखेंगे एलुवियल सॉइल. अच्छा, एलुवियल सॉइल जो वाइडली स्प्रेड है, the entire north plains are made of alluvial soils. These have been deposited by 3 important Himalayan rivers, जैसे the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These are also extended in the Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial soil is also found in the eastern coast plains, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari and the Krishna river. तो ये उस पार्ट में भी अपने को देखने को मिल जाएगी, एज लाइक जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर वाला ये पार्ट हो गया. ये हो गया अपना एलुवियल सॉइल वाला, ये वाला पार्ट हो गया. और ये कुछ पार्ट अपन देख सकते हो, महानदी, गोदावरी वाला, ये वाला पार्ट. ओके, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. इनको क्या करता है, ये वेरी करता है. एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, सॉइल पार्टिसिपेट अपेयर समवॉट बिगर इन साइज इन द अपर रीचर्स ऑफ द होलो रिवर. Near the place of the breaks of slopes, the soil are coarse. Such soils are more common in pediment plains. मतलब जो उसका जो एरिया होता है, जो रिवर का जहाँ से वो फ्लो होता है पानी, तो वो उसके लिए बता रखा है. ये सोइल्स आर मोर कॉमन इन पेडमेंट प्लेन्स, जैसे ड्यूरेंस, चोज हो गया, तराई वाला है, उसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं. अच्छा, यहाँ पे ग्रेन्स कंपोजिशन सोइल्स आल्सो डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ देयर एज. अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सोइल कैन बी क्लासिफाई एलुवियल बांगर एंड न्यू एलुवियल खादर. ओके, सो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ओल्ड एलुवियल बांगर एंड न्यू एलुवियल खादर, ये सोइल के नाम है जो अपने को याद रखने में. ओके, अब खादर, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन दी बांगर. तो खादर ज़्यादा लाइक उससे फर्टाइल है बांगर से. एलुवियल soil as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses crops due to its high fertility. Regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier area are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. तो ये इम्पोर्टेंट इसके लिए. ब्लैक सॉइल हो गया,
ये पार्ट हो गया, एलुवियल सॉइल्स हो गया, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है, तो आपको कुछ लाइक एक बार जैसे आप इसको सुनोगे तो वैसे ही आपको ध्यान में रह जाएगी। मेजर मेजर कोजेज़ और उसके जो नेम्स हो गए वो आपको लर्न रखने, बाकी अदरवाइज़ तो 5-6 सॉइल है, तो आपको हर एक मतलब इतना डिटेल में जाओगे तो इतना नहीं रह पाएगा। बट आपको लास्ट ईयर पेपर एनालाइज करके फिर देखना है कि किस में हम किसका वेटेज ज़्यादा रह सकता है, आप गेस कर सकते हो उस चीज़ को। Black soil, जैसे this soils are black in color and rare, also known as a regular soil. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as a black cotton soil. It is believed that climate condition, okay, then other with parent rock materials are the important factors for the formation of black soil. This soil is a typical of the Deccan Trap region spread over northwest Deccan Plateau, and lava flows the cover of Plateau, Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh extend in the southeast direction along with the Godavari and Krishna river. तो अपन इसमें भी देख सकते हैं ये वाला जो रीज़न है ब्लैक सॉइल का, ये वाला पूरा रीज़न ब्लैक सॉइल का, ये रीज़न पूरा ब्लैक सॉइल में आएंगे। एक सेकेंड, हाँ ये वाला ब्लैक सॉइल का, ओके। देन द ब्लैक सॉइल, the black soil are made up of the extremely fine clay material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrition such as calcium carbonate, magnesium, potassium, and lime. Okay. And soils are generally poor in phosphoric contents. तो ये इनकी क्वांटिटी कम होती है। डेवलप डीप क्रैक्स आप देख सकते हो, ये वाला, ये जो ब्लैक सोइल में डीप क्रैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये डीप क्रैक्स, ये देख रहे हो आप, ये ब्लैक सॉइल्स में डीप क्रैक्स होते हैं इनमें, ये पानी की वजह से होते हैं, ओके। which helps in the proper aeration of the soil. The soils are strictly when wet and difficult to work on unless tied immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. ये उस टाइम पीरियड में था। रेड एंड येलो सॉइल जो लाइक डेवलप्स इन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ये जो डेवलप होती है उससे। देन इसका जो एरिया ईस्टर्न सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, येलो एंड रेड सोल आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, southern part of the middle Ganga plain along with the pigment zone of the western Ghats. This soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in crystalline and metamorphic rock की वजह से. It is a looks yellow when it occur in a hydrated form. जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसका लुक येलो होता है। लेटेराइट सोइल has been derived from the word Latin which means brick. लेटराइट का मीनिंग एक तरीके से लेटर वर्ड का मीनिंग होता है ब्रिक। द लेटराइट सोइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो इक्वेटर लाइन के पास का जो एरिया हो गया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। Dry season, this soil is a result of intense leaching due to heavy rain. Laterite soils are mostly deep to very deep. Acidic होता है, इसका pH होता है 6.0. Generally deficient in plant nutrition and occur mostly in southern states, western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some other parts of Bengal and northeast regions where this soil support deciduous and evergreen forest. जो evergreen और deciduous वाला ये equator वाला part हो गया, उसके ऊपर का, then उसके नीचे का रीज़न हो गया जिस तरीके से इसमें बता रखा है, ओके। देन अपन इसमें देख सकते हैं कि दे आर प्रोन इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, this soil is very useful of growing tea and coffee. रेड लेटेलाइट सोइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। तो इस अलग अलग रीजन में जहाँ पे ये अवेलेबल है सोइल, वो अलग अलग चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे बता रखा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला में ये क्रॉप और लाइक कैश्यू नट्स के लिए, एंड केरला तमिलनाडु वहाँ पे ये हो गया टी के लिए।
एरिड सॉइल जो राजस्थान वाला रीजन है, वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इन ऑब्टेन बाय द एवापोर्टिंग द वाटर, ये इस सॉइल की में इसकी क्वांटिटी होती है। एंड ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवापोरेशन इज अ फास्टर देन सॉइल लेक्स humans are moisture, the lower horizons of the are occupied by kankar because of the increasing calcium contact downwards and kankar layers formation in the bottom horizon sticks and infiltrations water. After the irrigation, these soils become cultivation as has been in the case of western Rajasthan. ये देखने को मिलेगी अपने को, मैं आपको मैप में बता देता हूँ। एरिड सोइल वाला जो रीज़न है, ये वाला रीज़न हो गया एक तरीके से, ये जो पूरा पर्टिकुलर इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का कुछ पार्ट, बीकानेर वाला, ये जो रीज़न है फलोदी डिस्ट्रिक्ट वाला राजस्थान का। Himalaya, the soils experience denudations are acidic with the low humus content with the valley in particular on the reverse terrace and the alluvial fans are fertile. ये वाला रीज़न हो गया इसका। अच्छा, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। Soil erosion or soil conservation में denudation of soil cover and subsequent washing down that describes the soil erosion. The process of soil formation and erosion go on simultaneously. दोनों साथ साथ में चलता रहता है, formation होना और erosion होता है. Generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is distributed due to the human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining. While natural force like wind, glacier and water lead to the soil formation. The running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as a bedland. ये एक तरीके से bedland का पार्ट है. In the Chambal Basin, such lands are called ravines. Sometimes water flow as a sheet over large areas down a slope. In such cases of top. गली इरोजन, ये देख सकते हो आप, ये गली इरोजन, इसको अपन गली इरोजन बोलते हैं, ये वाला इरोजन। और ओवर ग्रेजिंग देख चुके हैं, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग की वजह से होता है ये। वाइल नेचुरिंग फोर्स लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू द सोइल इरोजन, ये सारे कोजेज हैं। रनिंग वाटर से कट्स होता है थ्रू क्ले सोइल्स मेक्स डीप चैनल्स, ये चैनल्स बन जाते हैं, गलीज एंड बेडलैंड, ये सारी तरीके हैं जो जैसे बारिश के टाइम में होता है मेनली ये इरोजन होने का काम। समटाइम्स वाटर फ्लो इज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, मतलब क्या होता है ना, एक बड़ा एरिया होता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है तो ऊपर से वो पूरा शीट इरोज हो जाती है, उसको शीट इरोजन बोलते हैं। सॉइल वॉश अवे, दिस इज अ नाउन शीट इरोजन, पूरी सॉइल का ऊपर वाला जो पार्ट होता है पूरा इरोज हो जाता है, एक तरीके से पूरा हट जाता है, उसको शीट इरोजन को पूरी एक तरीके से अपन जो पूरी लेयर चली जाती है उसकी। Wind blow loose soil of flat or sloping and noun or wind erosion. Soil erosion is also caused due to the defective methods of farming, plugging in a wrong way, and down the slope from channels for the quick flow of water leading टू सॉइल इरोजन। प्लगिंग अलोंग द ओक्योर, मतलब जहाँ से भी ये इरोजन होता है प्लगिंग कर देना, काउंटर लाइन में डिक्लेयर्ड द फ्लो ऑफ वाटर डाउन इन स्लोप्स में द कोल्ड काउंटर प्लगिंग। तो जब ये प्लगिंग हो जाएगी तो अपन एक तरीके से लाइन में होता है ना, उसको काउंटर प्लानिंग बोलते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, और उसकी स्टेप्स वाइज किया जाता है, जैसे आप स्टेट्स होती है ना वैसा है। रिस्ट्रिक्ट इरोजन वेस्टर्न क्या बता रखा है, एंड सेंट्रल हिमालयज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और जैसे बड़ा रीजन होता है फील्ड होता है उसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स आर ग्रास एट लेफ्ट टू द क्रॉप्स, फसलों के बीच में। This breaks up the force to the wind. This method is known as a strip cropping. Planting lines of trees over create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of the sand dunes and stabilizing in the desert in western India. तो ये वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में एक लाइक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है कि पूरा एक क्या है, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है, और मैंने आपको उनमें मीनिंग को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको शॉर्ट नोट में आपसे वापस करवा दूँगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देन मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर बाद में करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इसमें। ओके,
इसके क्वेश्चन आंसर आपको मैं बाद में करा दूँगा। सो थैंक यू सो मच।